हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं महेंद्र प्रताप मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग पर। तो जैसा कि बेटा आज हम लोग पिछली क्लासेस में 10 लेक्चर अपने कंप्लीट कर चुके हैं आरआरबी प्रैक्टिस के लिए। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं कुछ नए और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आप कॉपी पेन उठा लीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो बेटा देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा। क्वेश्चन जो हमारा पहला है वो देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बेटा कितना है? 55 है। 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बेटा कितना है? 55 है। कितना है बेटा? 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत कितना है बेटा? 65 है। अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा? तो बेटा जो 5 विद्यार्थी हैं उनका औसत अंक कितना है? 55 है। तो हम क्या करते हैं कि टोटल निकालते हैं। 5 विद्यार्थियों का औसत अंक अगर 55 हो जाएगा तो बेटा टोटल कितना होगा? टोटल आप बताएंगे कितना हो जाएगा? 275। कितना हो जाएगा बेटा? 275 हो जाएगा। और 5 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थी, जो टॉप के 3 विद्यार्थी हैं, उनका औसत कितना है बेटा? 65 है। तो 3 विद्यार्थियों का औसत अंक कितने हो गए? 65 हो गए। टोटल कितना बनेगा बेटा? 3 × 5 = 15, तिछाक 18 और 1 19। जब माइनस करोगे बेटा तो 0 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। मतलब नंबर कितने बचे बेटा? 80 बचे। 80 नंबर बचे। अब आप मुझे ये बताइए, टोटल विद्यार्थी 5 थे, 5 में से 3 चले गए, विद्यार्थी कितने बचे बेटा? 2 बचे। तो इन 2 विद्यार्थियों का औसत कितना होगा बेटा? 40 हो जाएगा। इन 2 विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाएगा बेटा? 40 हो जाएगा। करेक्ट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। करेक्ट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगाता है। एक साथ काम करने पर दोनों को उक्त काम को पूरा करने में कितने दिन लग सकते हैं? बेटा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। है, पहला जो क्वेश्चन है हमसे बोला है कि जो भैया रसीद है, रसीद कितने दिन में कर पा रहे हैं किसी काम को? 15 डेज में कर पा रहे हैं। रसीद भैया जो है वो 15 डेज में कर पा रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कौशिक उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगाता है। तो बेटा जो कौशिक है, कौशिक वो कितने दिन लगा रहे हैं? 21 दिन लगा रहे हैं। हमारा पहला काम क्या होता है बेटा? पहला काम हमारा होता है लासा लेना। तो 21 और 15 का जब मैं लासा लूंगा, 21 और 15 का बेटा जब मैं लासा लूंगा तो लासा कितना आ जाएगा आप बताइए? लासा कितना आ जाएगा बेटा आप बताइए? तो एलसीएम लेने का मैंने मेथड आपको क्या बताया था? एलसीएम लेने का मेथड बेटा आपको बताया था, एलसीएम जब भी मैं 15 और 21 का उठाऊंगा तो मैंने कहा था सबसे बड़ा नंबर आप उठाइए। कितना उठाइए? 21। 21 के फैक्टर करिए, 3 सत्ते 21 होता है बेटा। आप यहाँ 5 तिया 15 करेंगे, आप देख पा रहे हैं ये 3 जो है पहले से 21 में इन्वॉल्व है, तो हम कौन सा नंबर कंसीडर करेंगे? 5। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 105। एलसीएम हमारा कितना आ गया बेटा? 105 आ गया। एलसीएम आ गया 105। कहने का मतलब जो टोटल काम होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। 15 की टेबल में 7 बार में आता है, 21 के टेबल में 5 आता है। मतलब रसीद की जो क्षमता है वो 5 हो गई और कौशिक की क्षमता बेटा कितनी हो गई? 5 हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक साथ काम करने पर दोनों को उस काम को करने में पूरा समय कितना लगेगा? तो बेटा पूरा काम जब दोनों मिलकर करेंगे तो पूरा काम कितना है बेटा? 105 है। रसीद और कौशिक दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की क्षमता ऐड हो जाएगी, 7 5 12 हो जाएगी बेटा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 सत्ते कितना होता है बेटा? 98 हो जाता है। 12 अट्ठे 96, सॉरी 12 अट्ठे 96, 12 9 108। तो 9 बार में तो जाएगा नहीं बेटा, 8 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। आप ये देखिए 8 से कौन कौन से ऑप्शन शुरू है। तो बेटा 8 से एक ऑप्शन ये शुरू है, 8 से एक ऑप्शन ये शुरू है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 12 अट्ठे 96, 96 से घटाओगे तो ऊपर बेटा 9 आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा। 3 से काट दोगे, 3 त्रिको 9, 3 चौको 12। कितना आ जाएगा? 8 सही 3/4 दिन। बेटा कितना आ जाएगा? 8 सही 3/4 दिन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पहला वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहला वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। क्लियर है भैया ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भैया देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, उपरोक्त त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? उपरोक्त क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, उपरोक्त त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बेटा समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं बेटा? बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं क्या होती हैं बेटा? बराबर होती हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो बेटा आप ये बताओ, ये ए होगी, ये ए होगी, ये भी क्या होगी? ए होगी। ये भी क्या हो जाएगी बेटा? ए हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ये अगर मैं इस पे एक लंब डाल दूं बेटा, इस पे एक लंब डाल दूं तो लंब डालने पर इस लंब की जो लंबाई होती है, इस लंब की जो लंबाई होती है एच बराबर कितना हो जाता है? ये हो जाता है √3/2a। क्या हो जाता है? √3/2a। अब बात को समझिएगा बेटा, जब आप परिवृत्त निकालते हैं तो परिवृत्त निकालते वक्त अगर मैं ये मीडियन खींच दूं इसकी,
तो ये जिस बिंदु पर मिलेंगी ये त्रिज्या हो जाएगी, और इसी को खींचकर हम एक परिवृत्त जो है वो बना देते हैं। ये जो बिंदु होता है ये इस रेशियो को डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। किस रेशियो में बेटा डिवाइड करेगा? 2:1 के रेशियो में, यानी ऊपर वाले की लंबाई अगर 2 होगी तो नीचे वाले की लंबाई 1 हो जाएगी। बेटा आप मुझे ये बताओ, इस त्रिभुज की भुजा कितनी? बेटा 21 सेंटीमीटर है, तो ये जो हाइट निकलेगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? √3 देखिएगा कितनी हो जाएगी? √3/2 इंटू भुजा कितनी है बेटा? 21 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताइए त्रिभुज की त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा? त्रिज्या अगर मैं r निकालूंगा तो त्रिज्या √3/2 इंटू 21 हो जाएगी। और आपको पता है कि ये पूरी लंबाई अगर 3 हो, ये पूरी लंबाई 3 हो तो ऊपर वाला हिस्सा 2 होगा, यानी कि इस पूरे लंबाई का 2/3 हो जाएगा बेटा। 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7√3 इसकी त्रिज्या आ जाएगी बेटा। क्या आ जाएगी? 7√3 त्रिज्या हो जाएगी। तो अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा बेटा, क्षेत्रफल निकालूंगा परिवृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? πr² होता है। पाई का वैल्यू बता रखी है 22/7 यूज करेंगे, और त्रिज्या जब यूज करेंगे तो 7√3 इंटू 7√3 यूज कर लेंगे बेटा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 दूनी 14, 154 हो जाएगा। और √3 का मल्टीप्लाई बेटा कितना होता है? 3 होता है। 3 से गुणा करेंगे, 3 चौको 12 का 2, 15 से 45 और 1 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। जुबिन और प्रवीण क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट, ये क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन सीक्वेंस में चल रहे हैं आपके, ठीक है। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज है, तो कुछ नंबर क्वेश्चन आगे पीछे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ आपको। टॉप टॉप क्वेश्चन उठाए गए हैं आज। जुबिन और प्रवीण क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जुबिन से शुरू करते हुए वे काम पूरा होने तक वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु काम करते हैं। कहने का मतलब क्या है? पहले जुबिन आएगा 1 मिनट काम करेगा, फिर प्रवीण आएगा 1 मिनट काम करेगा, अंत में काम करने वाले को ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय में। कहने का मतलब ये है, सपोज कर लीजिए मैं 1 मिनट में 5 काम करता हूँ, और आखिर में जाते जाते मुझे 5 काम से कम काम मिलता है, मतलब 2 या फिर 3 ही काम मिलता है, तो जाहिर सी बात है बेटा मुझे 1 मिनट से कम समय लगेगा। तो जो बंदा आखिरी में काम करने वाला है, जो बंदा आखिरी में काम करने वाला है, केवल उसी को परमिट है कि वो 1 मिनट से कम टाइम में काम कर सकता है। तो क्या पूछा है? दोनों को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा बेटा? देखिए ध्यान से। जुबिन जो है 36 मिनट में कर पा रहे हैं काम को, और जो प्रवीण है, प्रवीण कितने मिनट में कर पा रहे हैं? 60 मिनट में कर पा रहे हैं। अगर मैं एलसीएम ले लूं बेटा, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? एलसीएम कितना हो जाएगा? पूरा एलसीएम ले लेता हूं मैं, मान के चलते हैं 300 हो जाएगा। नहीं, 360 ही ले लो, पूरा पूरा 360 ले लेते हैं, तो ये 10 बार में चला जाएगा, और ये चला जाएगा आपका 6 बार में, ठीक है बेटा। ये 10 बार में चला जाएगा, और 180 ले लो, इससे छोटा ही कर दो, इससे छोटा कर दो, चलो इससे छोटा कर लेते हैं, इसे छोटा कर देते हैं, 180 ले लेते हैं, सबसे सिंपल रहेगा। और ये 5 बार में चला जाएगा, और ये 3 बार में चला जाएगा। अब बेटा देखिए कौन आ रहा है? सबसे पहले जुबिन आ रहा है। सबसे पहले जुबिन आएगा, 1 मिनट काम करेगा। 1 मिनट काम करने पर बेटा वो कितना काम करके जाएगा? आप मुझे बताओ। 5 काम करके जाएगा। फिर अगले 1 मिनट के लिए कौन आएगा? अगले 1 मिनट के लिए बेटा प्रवीण आएगा, कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। फिर बेटा जुबिन आएगा, 1 मिनट काम करेगा, और फिर वो 5 काम करेगा। फिर प्रवीण आएगा, 3 काम करेगा 1 मिनट में। तो बेटा आप अगर ध्यान से देखें तो 2 मिनट का, 2-2 मिनट का एक साइकिल बन रहा है, और उस साइकिल में टोटल वर्क कितना हो रहा है? 8 यूनिट का हो रहा है। 2-2 मिनट का साइकिल बन रहा है, और उस 2 मिनट के साइकिल में काम कितना हो रहा है? 8 यूनिट हो रहा है। तो बेटा आप मुझे ये बताइए, जब मैं ये कह रहा हूँ कि 2 मिनट में काम कितना हो रहा है बेटा? 8 काम हो रहा है, तो ऐसा काम कर करके आप 180 काम के आसपास कितना पहुंच जाएंगे? आप 180 काम के आसपास कितना पहुंच जाएंगे? देखिए 180 काम के आसपास जाने के लिए 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 कितने चक्कर आप लगा लीजिए? 22 चक्कर लगा लीजिए। तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगाइएगा, 8 दूनी 16 और 1 17, 186 काम हो जाएगा बेटा। मिनट कितने लगेंगे? 22 दूनी 44 मिनट तो पूरे पूरे लग जाएंगे। 44 मिनट में बेटा काम कितना हो जाएगा? 176 काम हो जाएगा। अच्छा देखिए आप 45 मिनट ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, 45 मिनट ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए, ये जब 22 चक्कर लगे होंगे तो हर चक्कर के आखिर में कौन आ रहा है? प्रवीण आ रहा है। हर चक्कर के आखिर में कौन आ रहा है? प्रवीण आ रहा है। तो अगले 1 मिनट के लिए बेटा कौन आएगा? अगले 1 मिनट के लिए कौन आएगा? जुबिन आएगा। कौन आएगा? जुबिन आएगा। अब आप मुझे ये बताइए, जुबिन 1 मिनट में कितना काम कर पा रहा है? 5 यूनिट काम कर पा रहा है। और मैं देख रहा हूं कि 180 में से अगर मैं 176 घटा दूं
तो मेरे पास शेष काम कितना बचता है, 4 काम शेष बचता है। तो बेटा 5 काम करने के लिए जुबिन को 1 मिनट लगता है। ये कौन काम कर रहा है, जुबिन काम कर रहा है, जुबिन। 5 काम करने में 1 मिनट लगता है बेटा, 4 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 1/5 गुणे में 4 बेटा, मिनट था सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, 60 से गुणा कर दोगे, 5 से काटोगे, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 सेकंड। तो बेटा पूरा टाइम कितना लग जाएगा, 176 मिनट यहाँ, सॉरी 176 काम में 44 मिनट यहाँ बेटा, 44 मिनट यहाँ लगे, और लास्ट में जाके कितने सेकंड लग गए बेटा, 48 सेकंड हमें और लग गए। तो 44 मिनट 48 सेकंड जो है कुल समय लग जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। गोविंदा सामान्य दिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य रोजाना गति के 4/5 गति से यात्रा करता है और 22.5 मिनट की देरी से पहुंचता है बेटा। अच्छा आप मुझे ये बताइए, ऑफिस से घर के बीच की दूरी क्या चेंज हुई होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ऑफिस से घर के बीच की दूरी कभी भी बदलती नहीं है। तो अगर दूरी नहीं बदलेगी तो जो चाल है बेटा, चाल है और समय है, उनके बीच में रेशियो कैसा होता है बेटा, इनवर्स रेशियो होता है। कहने का मतलब अगर इसने गति 4/5 की है, गति कितनी की है बेटा, 4/5 की है, तो समय 5/4 हो गया होगा। समय 5/4, कहने का मतलब अगर पहले इसको 4 मिनट लगते होंगे बेटा, तो बाद में अब कितने लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। आप मुझे ये बताइए कितने मिनट लेट हो रहा है बेटा, आप बताओगे 22.5 मिनट लेट हो रहा है। 1 मिनट की यूनिट कितने मिनट है, 1 मिनट के चक्कर में वो कितने मिनट लेट हो रहा है, 22 मिनट। तो आप बताओ पहले टाइम कितना लग रहा होगा बेटा, 4 मिनट, 4 यूनिट लग रहा होगा। 4 का भी कितने गुना हो जाएगा, 22.5 गुना हो जाएगा। 22 चौको कितना हो जाएगा बेटा, 88। 22 चौको 88 और 4 पंजे 20, यानी 90 मिनट लगते होंगे बेटा। पहले कितने मिनट लग रहे होंगे, 90 मिनट। 90 मिनट बोले तो 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट का टाइम पहले लगता होगा बेटा, 1 घंटा 30 मिनट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है सभी को, समझ में आ रही है चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर है। तो बेटा आप इसको काट दीजिए, आप इसको काट दीजिए। देखिए 13×3 = 39, 19×3 = 57 है ना, 13/19 पहला ही ऑप्शन आ गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था, कटिंग का क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट काट देंगे वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, a माइनस बी का मान क्या है, जबकि a² + b² -6 से -6b + 18 = 0 है। तो आप देखिए जरा, a² + b² -6a -6b + 18 बराबर बेटा क्या है, 0 है। अगर आप ध्यान से देखें तो a² वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है, b² वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या होती है, a²। अब अगर मैं इस वाले टर्म को इसके साथ में लेके जाऊं तो आप बताइए, a² है, 2ab वाला टर्म है हमारे पास, यहाँ से इसको मैं फैक्टर करके क्या लिख सकता हूँ, 9 और 9 लिख सकता हूँ बेटा, 9 और 9 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको इसके साथ लेके आऊँ तो a² + 9 माइनस का 6 एक ब्रैकेट में कर देता हूँ, मैं एक ब्रैकेट में कर लेता हूँ, प्लस b² प्लस ये वाला 9 इसके साथ में आ जाएगा, और माइनस का 6 भी दूसरे ब्रैकेट में चला जाएगा, बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब आप बेटा मुझे ये बताओ, a² प्लस, क्या आप इसको देख पा रहे हो? अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये 3 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है बेटा, 3 का स्क्वायर है। और ये क्या है, 2 × 3 × a। अगर आप देख पाओ, अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो, और समझना भी है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं 2 × 3। अब आप देखो, a² + b² - 2ab, ये क्या हो जाएगा बेटा, a - b का होल स्क्वायर। कहने का मतलब आप a - 3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस 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 में क्या आ जाएगा बेटा, ये a² + b² हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, b²। अगर आप देखें तो ये भी क्या होगा, 3 और ये क्या हो जाएगा, 2 × 3, क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 3। तो a² - b² बराबर में क्या आ जाएगा, b - 3 का होल स्क्वायर। ये भी स्क्वायर में आ जाएगा, बराबर में 0 बेटा। अगर मैं उधर लेके जाऊं तो a - 3, एक सेकंड रुकिएगा जरा, a² + b² -6 से -6b + 18, ठीक है भाई, ठीक है ये चीज। तो इसको अगर मैं प्लस के साथ में लेके जाऊंगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है ये चीज, a² + b² + a²। ठीक 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 ठीक। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, अच्छा मुझे ये बताओ, समझिए बात को, इस चीज को आप समझिएगा थोड़ा सा। अगर अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है, ये वाली चीज है, अगर बेटा ऐसा कुछ है, तो आप ये समझिए कि कभी भी स्क्वायर नंबर 0 नहीं दे सकते जुड़ के। कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी नेगेटिव वैल्यू को आप स्क्वायर करते हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव वैल्यू जुड़ के हमेशा कोई ना कोई मान देगी, 0 नहीं देगी। इसका मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसको भी क्या होना पड़ेगा बेटा, 0 होना पड़ेगा।
तो a माइनस थ्री बराबर जीरो अगर हुआ तो a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। और b माइनस थ्री को भी अगर जीरो लिखेंगे तो b बराबर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बेटा आप मुझे ये बताओ, a माइनस बी अगर मैं करूंगा तो 3 - 3 कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। तो a माइनस बी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर होगा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर होगा। इस वाले स्टेप को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो जीरो ऐड होने पर नहीं देता है, तो उसके लिए उसको खुद में क्या होना पड़ता है, जीरो होना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा दो स्पर्श रेखाएं पी और पीबी केंद्र ओ एक वृत्त पर इस तरह खींची जाती हैं कि बेटा ये जो है ये 120 डिग्री का है, एपीबी के मान ज्ञात कीजिए। बेटा ये देखिए, आप जब ये एंगल दिखा है, ये एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल आपको दिख रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये एंगल जब आपको दिख रहा है, थोड़ा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, देखिए ध्यान से, जब आपको ये एंगल दिख रहा है, बेटा ये एंगल जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, मैं कलर से दिखाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, तो भैया बेटा ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये एंगल आपको दिख रहा है, ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। बेटा ये 90 90 180 हो गए, तो फ्रंट वाले जो एंगल होंगे उनका सम भी कितने डिग्री का होगा बेटा, 180 होगा। अगर ये 120 हो गया तो ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। बेटा ये कितने डिग्री का बचेगा, 60 डिग्री का बचेगा। तो करेक्ट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सभी को। जूम कर दिया है मैंने, आप देख लीजिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला है, पिछला हो गया है। अगला देखिए, अगला देखिए भैया, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं थोड़ा सा, है। चलिए ये भी चल रहा है बढ़िया। ठीक, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। चलिए आइए बोर्ड पे देखते हैं। ए बराबर कितने डिग्री दिया है बेटा, 45 डिग्री दिया है। ए बराबर कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है, बहुत सही। तो टेन सी प्लस अंडर रूट थ्री की वैल्यू पूछिए, टेन सी प्लस अंडर रूट थ्री की वैल्यू पूछिए। तो बेटा जब आप निकालोगे, क्या निकालोगे, टेन सी प्लस अंडर रूट थ्री निकालोगे, तो टेन सी प्लस अंडर रूट थ्री बटे दो दोगे। कह रहा है त्रिभुज एबीसी शीर्ष बी पर समकोण है। त्रिभुज एबीसी, आप समझिए बात को, अगर मैंने त्रिभुज एबीसी बनाया, ए बी और सी, ये त्रिभुज बी पर क्या है, समकोण हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ए कितने डिग्री का है बेटा, 45 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है बेटा, 45 डिग्री का। अगर ये 45 है तो ये भी कितने डिग्री का बचेगा, 45 डिग्री। तो टेन सी मतलब टेन 45 डिग्री, प्लस में क्या आ जाएगा, रूट 3/2। आप मुझे ये बताओ, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस रूट 3/2 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3/2। एलसीएम ले लेंगे ना, एलसीएम ले लेंगे तो 2/2 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस रूट 3/2 कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और बेहतरीन तरीके से, मजेदार। एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का जो योगफल है भैया, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का जो योगफल है, पहली तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। आप मुझे ये बताओ बेटा, अगर मैं कोई धन पूर्णांक ले लूं, क्या ले लूं, एक धन पूर्णांक ले लूं, मैं मान के चलता हूं एक धन पूर्णांक मैंने ले लिया, एक धन पूर्णांक ले लिया ए। तो एक धन पूर्णांक ए व उसके वर्ग का योगफल, उसके वर्ग का योगफल जो है वो पहली तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। बेटा आप मुझे ये बताइए, पहली तीन अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। पहली तीन अभाज्य संख्या होती हैं 2, 3 और 5। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 2, 3 और 5। 2 से शुरू होगा। नंबर सिस्टम की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पहली ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है वो कौन सी है, केवल 2 है। तो इन तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, यानी 2:3:5 के बराबर होगा बेटा। अब आप मुझे बताओ, यहाँ से अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो a प्लस 1 बचेगा, अंदर क्या बचेगा, 5 या 15, 5 या 15 दूनी 30। अब बेटा मुझे बताओ, 30 को मैं दो फैक्टर पे तोड़ता हूँ, एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर, जिनके बीच में डिफरेंस कितने का है, एक का है। आप समझिए a जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, वह संख्या क्या बेटा, संख्या तो हमने a मानी थी, संख्या हमने क्या मानी थी, ए मानी थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, है तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन। क्या है, राम ने बाजार जाकर एक गणित की पुस्तक की एक प्रति और दो पेंसिलें 165 रुपए में खरीदी। मतलब एक पुस्तक और दो पेंसिलें 165 रुपए में खरीदी हैं। रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति और उसी प्रकार की 10 पेंसिलें, बेटा इस बार पेंसिलें कितनी खरीदी गई, 10 पेंसिलें खरीदी गई हैं। तो कितने में खरीदी, 169 में खरीदी। प्रत्येक पेंसिल का दाम क्या था, प्रत्येक पेंसिल का दाम पूछा हुआ। बेटा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। पहले कौन जा रहा है बेटा, पहले जा रहा है राम। राम जाकर एक बुक खरीदता है, एक बुक खरीदता है, और एक बुक की एक प्रति और दो पेंसिलें, दो पेंसिलें खरीदता है। कितने की खरीदता है बेटा, 165 रुपए की खरीदता है। क्लियर है ये चीज।
आगे देखिए रहीम भैया जब जाते हैं, ये तो राम की कहानी हो गई, ये राम की कहानी हो गई। और रहीम की कहानी क्या है? रहीम की कहानी है कि बाजार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति, और एक बुक और 10 पेंसिलें। कितनी पेंसिलें? 10 पेंसिलें। कितने की खरीदता है? 169 की खरीदता है। बेटा आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं, इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 पी से 2 पी कैंसिल हो जाएंगे, 8 पी बच जाएंगे। और 169 से 165 कैंसिल हो जाएगा, 4 रुपए बच जाएंगे। कितने रुपए? पी। तो एक पेंसिल बेटा कितने की आ जाएगी? 1/2 मतलब आधे रुपए की आ जाएगी, 50 पैसे की, 0.5 रुपीज। या फिर मैं कहता हूँ कितने पैसे की आ जाएगी बेटा? 50 पैसे की एक पेंसिल आ जाएगी। ये देखिए 0.50 रुपए की आ जाएगी। ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 45 आदमी एक काम को करते हुए 16 दिन में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल गए। उन्हें शेष काम पूरा करने में अब और कितने दिन लगेंगे? बेटा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। 36 आदमी थे, 45 आदमी अगर ये काम करते, 45 आदमी अगर ये काम करते, बेटा कितने आदमी? 45 आदमी काम करते, तो काम कितने दिन में होने वाला था? 16 दिन में होने वाला था। कितने दिन में होने वाला था? 16 दिन में होने वाला था। बेटा इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कितने दिन काम चल चुका है? 4 दिन काम चल चुका है। कितने दिन काम चल चुका है? 4 दिन काम चल चुका है। कह रहा उसके बाद 36 आदमी और आ गए। बेटा यहाँ 45, यहाँ आदमी कितने हो जाएंगे? 36 प्लस 45 पहले से थे। तो कह रहा है ये जो काम इतने दिन में होने वाला था वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो बेटा आप देखो 45 आदमियों ने 4 दिन का काम तो कर ही दिया है, 4 दिन का काम कर दिया तो हम उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो 16 दिन में से 4 दिन काम हो चुका था। बेटा काम कितने दिन का बचा था? आप कहेंगे 12 दिन का बचा था। तो 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर पा रहे थे। अब आदमी कितने आ गए बेटा? देखो 36 प्लस 45 कितना हो गया बेटा? 81 हो गया। 81 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे? कितने दिन में कर पाएंगे? तो बेटा देखिए 5 9 45, 9 पंजे 45, 9 9 81, 3 चौको 12, 3 चौको 12। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? डी बराबर बेटा हो जाएगा कितने दिन लगेंगे? 5 चौको 20/3 यानी तिछाक 18, 6 सही 2/3 दिन। कितने दिन बेटा? 6 सही 2/3 दिन। करेक्ट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? देखिए बेटा 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर और 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है? बेटा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से करते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा सा शेप्स वगैरह ले आता हूँ, देखिएगा ध्यान से। बेटा ये मान के चलिए, ये मान के चलिए कुछ कहानी ऐसी है हमारी, कुछ कहानी ऐसी है, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इन्होंने क्या बोल रखा है? इन्होंने बोला है कि अंदर वाला जो क्षेत्रफल है, ये मैं मान के चलता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये एक उद्यान है। ये क्या है बेटा? एक उद्यान है। इसकी लंबाई दे रखी है बेटा 200 मीटर की, और चौड़ाई दे रखी है 180 मीटर की। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 180 मीटर की। बेटा 10 मीटर चौड़ाई की एक गली, 10 मीटर की चौड़ाई मतलब 10 मीटर यहाँ की चौड़ाई और 10 मीटर यहाँ की चौड़ाई। अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर मैं इसको कट कर दूं, देखिए 200 मीटर में 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, टोटल बिहार कितना बन जाएगा? 220 मीटर बनेगा बेटा। इधर क्या बनेगा? 220 मीटर बनेगा। यहाँ भी लंबाई कितनी हो जाएगी? 220 मीटर की हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर मुझे इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो बेटा मुझे ये बताओ, मैं बड़े वाले वृत्त से क्या कर दूं? बड़े वाले आयत से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दूं? आप कहेंगे बिल्कुल साहब, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि घटाने वटाने वाली बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, हम कुछ नया करते हैं। हम नया क्या करने वाले हैं बेटा? देखिए ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कट लगा देता हूँ, यहाँ से एक कट लगा दूंगा। तो आप ये पहला, ये चतुर्भुज देख पा रहे हैं? ये चतुर्भुज देख पा रहे हैं? देखिए ध्यान से, वहीं पे यहाँ पे भी एक चतुर्भुज ऐसा ही बन रहा है, एक चतुर्भुज ऐसा ही बन रहा है। तो बेटा आप मुझे ये बताओ, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 220 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर की, तो बेटा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा देखो 220, 220 लंबाई, चौड़ाई कितनी? 10। और अगर आप देखें, और अगर आप देखें तो यहाँ देखिए, ये ध्यान से देखिए इस चीज को, ये एक चतुर्भुज ये दिख रहा है आपको, एक चतुर्भुज ये दिख रहा है, एक चतुर्भुज ये, एक चतुर्भुज ये। इस चतुर्भुज की लंबाई बेटा कितनी है? 180, चौड़ाई 10 मीटर की।
तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा 180 गुणे 10। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये केवल एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। इतने कैसे दिए थे? दो दिए थे, एक ऊपर एक नीचे। ये एक का है, ऐसा ही एक और दिया था, यानी दो गुना और हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ, 10 दूनी 20 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 10 दूनी 20 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बेटा अंदर क्या बचेगा? देखो 10 दूनी 20 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा बेटा? 220 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8000, 8000 मीटर स्क्वायर, 8000 मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला हो गया। तो स्कूल वाला मेथड छोड़ देना है कि एक बार किसी को गुणा करा रहे हैं, दूसरे को फिर से निकाल रहे हैं और माइनस कर रहे हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया भैया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? ये देखिए ध्यान से। कह रहा शीशा के एक ठोस घन से जिसके किनारे का माप 44 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं? बेटा ध्यान से कि घन का जो आयतन होगा टोटल 44 गुणे 44 गुणे 44, वो बराबर होगा n नंबर और एक गोली के आयतन के, एक गोली के आयतन के। ठीक है, तो एक गोली के आयतन के बराबर जब होगा, ये क्या लिखा है हम? घन का आयतन बराबर n गुणे एक गोली का आयतन। तो 44 गुणे 44 गुणे 44 बराबर n। और इसका फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको लगाएंगे 4/3, पाई की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 22/7। और त्रिज्या कितनी थी? देखो व्यास हमारा दे रखा है 4 सेंटीमीटर का, व्यास 4 सेंटीमीटर का, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर की। तो 2 × 2 × 2 लगा देते हैं बेटा। ठीक है, कैंसिल आउट करो भाई। 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 22 दूनी 44 हो जाएगा। 2 से काट दोगे 2 बार में, 4 से काट दोगे बेटा 11 बार में चला जाएगा, है ना। और 2 दूनी 4 से काटोगे बेटा, ये कितना हो जाएगा? 11 बार में चला जाएगा। तो 11 का मल्टीप्लाई 121 हो जाएगा नीचे आके, 17 7 त्रिक 21, 21 का गुणा हो जाएगा और बराबर में n। अब मल्टीप्लाई करा लीजिए बेटा। मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो 21 और 121 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1 2 1 2 2 4 और 2। ठीक है, तो 1 2 2 4 5, 2541 बेटा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? n बराबर 2541। 2541 गोलियां बनाई जा सकती हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 2541। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2541। कितना हो जाएगा? 2541, ये वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। बेटा सीपी में हमेशा 100 लेता हूँ। 100 पे इसने अंकित किया कितना? 30, 40% ज़्यादा, 40% ज़्यादा तो 140% हो जाएगा। एमपी एमपी कितना हो जाएगा बेटा? 140 हो जाएगा। 15% की छूट दे दी है बेटा, 15% की छूट दे दी है। तो उसका लाभ प्रतिशत तो बेटा 140 का, 140 पर जब आप 15% की छूट दे दोगे तो बचेगा कितना बेटा? 85% बचेगा। परसेंटेज हटाने के लिए इंटू में 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 17 पंजे 85। ठीक है, तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा? 119। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो कितना बढ़ गया? 19 बढ़ गया। तो बेटा 19% का ही प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, तो 19% का प्रॉफिट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपए की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया होगा? बेटा होमवर्क है ये। आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को होमवर्क में रखेंगे और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। पिछले सेशंस में भी ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय। बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि सिरों की संख्या अनुपात पैरों की संख्या बराबर कितनी है? 12:35 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि केवल सिरों की संख्या कितनी है? 48 है। देखिए बेटा, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या कितनी है? 12:35 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि केवल सिरों की संख्या कितनी है? बेटा 48। आप मुझे ये बताओ, सिर और पैर का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है? 12 और 35 का दिया गया है। बेटा आप मुझे ये बताओ, 12 की जगह सर कितने हैं? 48 है। कितने हैं बेटा? 48 है। कितने गुना? 4 गुना। तो ये भी 4 गुना होंगे, ये भी कितने गुना होंगे? 4 गुना। तो 140 पैर होंगे। अब मुझे ये बताओ, कौन कौन है? मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। बेटा मुर्गी है ना, मुर्गी के जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। और गाय के जो पैर होते हैं बेटा कितने होते हैं? गाय के पैर होते हैं 4। तो अगर मैं मान लूं कि 48 की 48 क्या थी? मुर्गियां थी। तो बेटा पैर कितने होंगे? तो मुर्गियां के पैर 48 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 96 हो जाएगा।
और मैं मान के चल लूँ कि 48 की 48 गायें थी, तो 4 पैर 96 का मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा, है ना। 192 कुल पैर हो जाएंगे, लेकिन पैर बेटा है कितने, 140। हम कर क्या रहे हैं, हम एलिगेशन यूज कर रहे हैं, हम एलिगेशन यूज कर रहे हैं। 140 से 192 घटा दोगे 52 आ जाएगा, और यहाँ से घटा दोगे बेटा 4 44 कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 4 से काट दोगे 13 आ जाएगा, 4 से काट दोगे 11 आ जाएगा, 4 से काट दोगे 13 और 11। बेटा 13 अगर मुर्गियां होंगी तो 11 क्या हो जाएंगी, गाय हो जाएंगी। आप देखिए ध्यान से, 24 टोटल बन रहा है, 24 की वैल्यू टोटल कितनी है, 48 है। यानी मुर्गी और गाय दोनों के सर मिला के 24 होने चाहिए, जबकि हैं 48। क्या पूछा है बेटा, क्या पूछा है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुर्गियों के सर कितने हैं, 13 है, तो 13 का भी डबल, क्योंकि डबल मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, तो 13 दूनी 26 मुर्गियां हो जाएंगी। बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक आदमी 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 रुपए दाम वाली खरीदी, 15 वस्तुएं 60 रुपए दाम वाली खरीदी और 12 वस्तुएं 65 रुपए दाम वाली खरीदी। प्रति वस्तु औसत दाम कितना है। बेटा आप मुझे ये बताओ, जब औसत निकालता हूं तो कुल कुल वैल्यू अपॉन नंबर वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो एक वस्तु अगर 13 रुपए में खरीदी गई है, तो 13 वस्तुएं टोटल 13 गुणे 70, प्लस 15 वस्तुएं, एक वस्तु 60 रुपए में खरीदी गई है, तो 60 गुणे 15 हो जाएगा, प्लस 12 वस्तुएं 65 रुपए दाम वाली, यानी 65 वस्तुएं, 65 रुपए वाली वस्तुएं कितनी खरीदी गई, 12, और टोटल नंबर ऑफ वस्तुएं कितनी हो जाएंगी बेटा, 13 प्लस 15 प्लस 12 हो जाएंगी। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और करेक्ट आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन के आंसर को मैं आपके कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, मैंने आपको बता दिया सॉल्यूशन क्या है, आप इसको सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, और मैं पर्सनली आप सबके आंसर चेक करूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर, 425 रुपए में बेचने पर उतने का ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बेटा आप समझो, मैंने माना क्रय मूल्य ये 425 रुपए में बेच रहा हूं तो लाभ हो रहा है, 425 रुपए में बेच रहा हूं तो लाभ हो रहा है, और 355 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे हानि हो रही है। यहाँ मुझे एक्स रुपए का लॉस हो रहा है, यहाँ मुझे एक्स रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे ये बताइए बेटा, जब मैं यहाँ से यहाँ तक के जाऊंगा तो मुझे कितना सफर तय करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर 5 से 5 कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, 12 कैरी कर लेंगे, 12 में से 5 चला जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना कैरी करना पड़ेगा, 70, यानी 70 डिजिट का मुझे डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। और आप मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक के अंतर x का है, यहाँ से यहाँ तक के अंतर x का है, तो ये अंतर कितने x के बराबर है, 2x। यही अंतर बेटा 70 रुपए के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो 2x की वैल्यू कितने के बराबर है बेटा, 70 के बराबर है। 1x की वैल्यू 35 के बराबर हो गई। अब मुझे ये बताओ, ये x से घाटा हो रहा था, तो प्रॉफिट में पहुंचने के लिए, या फिर मैं कहूँ सीपी पहुंचने के लिए, 355 में आप क्या करोगे बेटा, 35 को जोड़ दोगे। जब आप 35 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 390 आ जाएगा। 390 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बेटा लाभ या हानि बताइए। तो बेटा 18 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है 16 वस्तुओं के एसपी के। अगर एसपी को आप नीचे लेके आते हो तो सीपी बटे एसपी हो जाएगा, बराबर में ऊपर 16, नीचे कितना आ जाएगा, 18। 2 अट्ठे 16, 2 9 18। आप मुझे बताओ, खरीदा कितने का, 8 का, बेचा कितने का, 9 का। कितने का प्रॉफिट देख रहा है बेटा, आप 1 रुपए का प्रॉफिट देख रहे हैं। कितने पर देख रहे हैं, 8 पर देख रहे हैं। तो बेटा 1/8 की परसेंट कितनी होती है, 12.5%। 12.5% का क्या हो जाएगा बेटा, लाभ हो जाएगा। 12.5% का लाभ हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा चौथा। ध्यान से देखिएगा पेपर में, ये देखिए हानि लिखा हुआ है, नंबर सेम है बट स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शंस पे भी तीखी नजर रखेंगे, तिरछी और तीखी दोनों नजर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी हो रही है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा। बेटा आप मुझे बताओ, 2 साल बाद उसका मूल्य कितना होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 5% की फ्रैक्शन क्या होती है। बेटा आप मुझे बताओ, 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। 1 बट्टे क्या होती है, 20 होती है। 20 में 1 रुपए घट जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 19 बचेगा। 19 कितने में से, 20 में से। तो पहले साल 2 लाख में से इसकी कीमत कितनी थी बेटा, 2 लाख रुपए थी। इसकी कीमत बेटा कितनी थी, 2 लाख रुपए थी। पहले कितना बचेगा, 19/20 बचेगा। 19/20 फिर कितना बचेगा बेटा, 19/20 बचेगा। तो 20 से जब आप काटोगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, दो दो जीरो दो जीरो,
और हाँ ठीक है, 5 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर जीरो से जीरो कैंसिल बेटा, 2 से कैंसिल आउट कर दोगे, 2 पंजे 10, 500 हो जाएगा। क्या आ गया बेटा, 500 गुणे में कितना आ गया, 19 गुणे 19 आ गया। यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं बेटा, यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। 9 9 81, एक और 5 एकम 5, लास्ट में 5 आना चाहिए बेटा। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल, प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रवाह की दिशा में मतलब दोनों चालों को जोड़ रहे हैं, नदी और धारा की चाल को जोड़ रहे हैं, मतलब नाव और धारा की चाल को जोड़ रहे हैं। तो x प्लस वाई कितना आ रहा है बेटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, आपसे पूछा स्थिर पानी में, स्थिर पानी में बेटा पानी की चाल तो होती ही नहीं, तो मैं जब इसको जोड़ूंगा तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x बराबर 12 8 20, 2 से काट दोगे बेटा कितना आ जाएगा, x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ स्थिर चाल में, स्थिर पानी में कितने किलोमीटर जाना है, 24 किलोमीटर जाना है बेटा। तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करोगे कितने की चाल से, 10 की चाल से, कैंसिल आउट कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 2.4 आवर्स। कितना आ जाएगा बेटा, 2.4 आवर्स। थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ से हमारा लेक्चर होता है खत्म, यहाँ से हमारा लेक्चर हो गया खत्म। आज आपकी ये 11वीं क्लास थी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास के क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लगे होंगे, बहुत मजा आई होगी, और आप इसी तरीके से लगातार लगे रहेंगे, अपनी मेहनत को बरकरार रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका प्यार बना रहेगा। और कल हमारी यूपीएसआई की थर्ड क्लास होगी, आप आना ना भूलें 8:30 बजे। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए।